हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कैफ़े में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 8 की मैथ का सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके एक्सरसाइज पे पहुँचे तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास लास्ट ईयर में भी ये चैप्टर था थोड़ा बहुत। तो पहले हम देखते हैं कि क्या है ये। तो इसमें क्या है, एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल में हम एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो वेरिएबल क्या होता है, तो हमने लास्ट वाले क्लास में पढ़ा था कि अगर एक इक्वेशन बनती है तो उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होते हैं, फिर उसके बाद इक्वल में समथिंग होता है, तब जाके हम उसको एक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला 6 + y = 9। तो ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है। यानी कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसका मान जो है हमेशा फिक्स होता है, जो हमेशा नंबर्स में होते हैं, इसको हम बोलते हैं अचर हिंदी में। और ये होता है हमारा वेरिएबल, यानी जिसका मान फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होता है, तो वो ये जो होता है वो वेरिएबल होता है। इसको हम हिंदी में चर बोलते हैं, इसको अचर बोलते हैं। अब इसका मान फिक्स नहीं होता है क्योंकि इसका मान जो है वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, इक्वेशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम समझ लेते हैं, ये प्लस का यहाँ पर ये y वेरिएबल में है, अगर मैं 6 को उस तरफ ट्रांसफर करूँगा तो क्या आएगा, 9 - 6 = आएगा y की वैल्यू 3। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे होता y + 7 = 9, तो क्या आता आंसर हमारे पास, 9 - 7 = y की वैल्यू आती 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, यहाँ पर y की वैल्यू 3 है। इसका मतलब ये है कि जो y है वो इसका वैल्यू कभी एक निश्चित नहीं रहता, कभी फिक्स नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक वेरिएबल है जो अपनी वैल्यू को वेरी कर सकता है। दैट कैन वेरी इट्स वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। जो अपनी वैल्यू को वेरी कर सकता है, जो अपना मान बदल सकता है, वो वेरिएबल है। तो हम इसी वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर जो हमारी पूरी ये इक्वेशन बनती है, इसी इक्वेशन के बारे में हम जानेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये आपकी इक्वेशन दी गई है और भी इसके अंदर पार्ट्स हैं। अभी हम फिलहाल इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है x - 2 = 7। तो सबसे पहले आपको पता है कि कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। ये कांस्टेंट है, इसका मान फिक्स है, इसका मान भी फिक्स है, लेकिन x की वैल्यू फिक्स नहीं है। ABCD वाले जितने नंबर होते हैं वो उसका जो है वो वैल्यू कभी फिक्स होता ही नहीं है। तो आप ध्यान रखना कि कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ। यहाँ पर कांस्टेंट -2 है, ये जाएगा इक्वल के उस तरफ, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड में है। ये LHS है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर है ये RHS यानी राइट हैंड साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष। तो आपका क्या है, ये -2 जाएगा राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा माइनस का अगर इधर होता है तो वहाँ जगह होता है प्लस का। x = क्या होगा, 7 + 2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। एक छोटी बात याद रखनी है, अगर इक्वल के पहले प्लस का है कोई वैल्यू, अगर इक्वल के बाद में हम उसको डालते हैं तो वो माइनस का हो जाता है। अगर इक्वल से पहले कोई वैल्यू जो है वो माइनस की है, तो अगर माइनस के इक्वल के उस तरफ जाता है तो वो प्लस का हो जाता है। कोई वैल्यू जो मल्टीप्लाई में है वहाँ जाके क्या हो जाती है, डिवाइड में। अगर कोई वैल्यू डिवाइड में है तो वहाँ जाके हो जाती है वो मल्टीप्लाई में। और सेम इसी प्रकार से यदि वहाँ से किसी वैल्यू को लाते हैं, अगर वो माइनस किए तो यहाँ के प्लस की हो जाएगी, अगर वहाँ पर प्लस किए तो वहाँ के माइनस की हो जाएगी, अगर वहाँ पर वो डिवाइड किए तो इस तरफ आके वो मल्टीप्लाई की हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है और इसके ध्यान में रखकर ही हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला है आपका, एक पहला क्वेश्चन था, अब ये पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, y + 3 = 10। ये प्लस की 3 है तो वहाँ से क्या हो जाएगा, -3। y = 10 - 3, y की वैल्यू क्या आ गई, 7। अगला है हमारे पास 6 = z + 2। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। इसको इस तरफ ले आते हैं, ट्रांसपोर्टिंग 2 टू लेफ्ट हैंड साइड। 6 - 2 = z। 6 में से 2 गए, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जैसे कि आपने हाथ से 2 को लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांसपोर्ट किया था राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टिंग -2 टू राइट हैंड साइड। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टिंग 3 टू राइट हैंड साइड एंड ट्रांसपोर्टिंग 2 टू लेफ्ट हैंड साइड। लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तब भी आपका सोल्यूशन में जो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। तो ये है हमारे पास वैल्यू, इसके क्या वैल्यू है, 3/x + 3/7 प्लस x = 17/7। तो ये हमारा वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। और हमने सीखा था
कि वेरिएबल एक तरफ इक्वल के और कांस्टेंट एक तरफ। तो इसको अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं हम राइट हैंड साइड में। तो ये हमने कहा था कि यदि कोई वैल्यू जो है वो प्लस की होती है तो वो इक्वल के उस तरफ जाएगी, राइट हैंड साइड में जाएगी तो वो माइनस की हो जाएगी। तो 17/7 माइनस 3/7। अब x की जो वैल्यू निकलेगी क्या निकलेगी, तो अगर नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो सेम होता है तो एलसीएम भी वही होता है और ऊपर वाले वैल्यू आसानी से माइनस हो जाते हैं। 17 - 3 = 14/7। और ये जो 7 के टेबल से कैंसिल हो सकती है। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये इस प्रकार से जो फोर्थ पार्ट है जो वो सॉल्व हो गया। अगला है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, 6x = 12। अब यहाँ 6 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई मार्क नहीं है, कोई निशान नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई के संबंध में है। 6 7x लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 × x लिखा है। 9x लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 9 × x लिखा है। इसी प्रकार से 6x लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 × x लिखा हुआ है। अगर कोई वैल्यू, जैसे आपको पता है कि अगर अभी तो ये पूरा वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू x की क्योंकि इसका पूरा जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड करता है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये हमारा कांस्टेंट मान लेंगे और ये हमारा जो वेरिएबल है। तो वेरिएबल तो यहीं रहेगा, कांस्टेंट उस तरफ जाएगा। इन दोनों का संबंध क्या है, मल्टीप्लाई का। तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, 12/6। यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू क्या, 2। इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ ये 6x = 12। आपको ये सोचना है कि मुझे इस 6 को यहीं पे ख़त्म करना है और मुझे इस 6 को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए होगा। तो अगर इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे नंबर्स को 6x को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूँ, ऐसे 6x / 6 कर दूँ, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, खाली x। तो खाली अगर मुझे ये सोचना है कि यहाँ पे खाली एक वेरिएबल ही रहे और कुछ ना रहे, तो हमें सोचना पड़ेगा उसके साथ हमें करना क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर 6x है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में अगर इसमें 6 डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू खाली बचेगी x। और जो काम आपने यहाँ पर किया है वही काम आपको यहाँ करना पड़ेगा। आपने यहाँ पर 6 से डिवाइड दिया है तो यहाँ पर भी आपको 6 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। तो यहाँ पर सीधा आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर बचेगा खाली x और यहाँ बचेगा खाली 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। यहाँ पर साइड में आपको मेंशन करना पड़ेगा डिवाइडिंग 6 टू बोथ साइड, क्योंकि हमने बोथ साइड 6 को डिवाइड किया है। तो डिवाइडिंग 6 टू बोथ साइड यहाँ पे लिख कर आप इसको छोड़ सकते हैं। हमारे पास अब अगला है छठा पार्ट। ये रहा हमारा छठा पार्ट, t/5 = 10। अब जब भी ऐसी क्वेश्चन होती है तो आप देखिए कि यहाँ पर इक्वल का साइन हो और ऐसे ऐसा मतलब एक सिचुएशन हो तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके t के अगेंस्ट तो कुछ नहीं है, t के नीचे कुछ नहीं है, तो t का t रह जाएगा और 10 × 5 क्या हो जाएगा, 50। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। सीधा आंसर है। और इसको हम दूसरे तरीके से करें तो कैसे करेंगे, यहाँ t/5 है इक्वल टू क्या है, 10। हमें क्या रिमूव करना है, हमने अभी पढ़ा था कि केवल हमें जो भी कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को रिमूव करना पड़ता है। और इस 5 को रिमूव करने के लिए क्या करूँगा मैं, ये t/5 यानी t जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ इसके अंदर से, t/5 है × 5 कर दूँ मैं, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, खाली t। और हमने जो यहाँ पर किया है वही सेम एग्जैक्ट चीज़ हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी। हमने यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी से 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 × 5 क्या हो गया आएगा, 50। तो इन दोनों ही तरीक़ों से आप सवाल कर सकते हैं, जो आपको आसान लगता है आप उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई क्या है हमने इसमें, तो मल्टीप्लाइंग 5 टू बोथ साइड। इस तरीके से आप इसको किसी भी माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला है हमारे पास 7th। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, 2x/3 = 18। तो ये 2x ये रहा अपॉन 3 और इक्वल टू 18। इसमें क्या होता है, सिचुएशन में सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है हर एक नंबर के नीचे एक वैल्यू होती है जिसका मान होता है 1। तो 2x × 1 क्या होगा, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 2x हो जाएगा। ये होती है, आप एज्यूम करके चलिए। और ये 18 3 क्या हो जाएगा, 54। एक्स वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा, 54 / 2। आंसर आपका आएगा 27। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 27।
और दूसरे मेथड से मैंने आपको सिखाया हुआ था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें भी कर सकते हैं। अगला है आपका 8th पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। ये देखो 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। तो इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, आप 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो y इंटू 1 क्या हो गया y, और 1.5 इंटू 1.6, इसको अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका आएगा 24 नहीं आएगा, 2.4 आएगा, 2.40, या फिर आप कह सकते हैं कि y की वैल्यू 2.4 है, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 2.4। अगला जो है आपका 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। ये पहले आपका, जब आपका सिचुएशन ऐसी हो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो और प्लस माइनस भी हो, तो सबसे पहले प्लस या माइनस वाले को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो यहाँ माइनस का 9 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा इक्वल के उस तरफ प्लस का 9। तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 प्लस 9, 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो 25 डिवाइड बाई 7, 25 और 7 किसी भी टेबल से मतलब कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर जो हो गया आपका 25/7 ही हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। तो 14y है, ये माइनस का 8 जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा राइट हैंड साइड, तो माइनस का 8 प्लस का 8 हो जाएगा। तो आपका हो गया 13 प्लस 8। ध्यान रखना पहले प्लस माइनस वाले को सॉल्व करना है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो आपका आएगा 14y, 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा 21। अब ये 14y है, इसका मतलब क्या है 14 इसके मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 डिवाइड बाई 14। इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 7 के टेबल से दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, y की वैल्यू जो हो जाएगी 3/2। क्वेश्चन नंबर 11, 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। तो अब 6 ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो आप 17 को ले जाओगे राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 6p इक्वल टू 9 माइनस 17, क्योंकि प्लस के 17 है, इसके आगे कोई निशान नहीं तो प्लस का होगा ये, और जाके उस तरफ माइनस का हो जाएगा। तो 6p इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 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 का 8 हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस की जो वैल्यू है, जो माइनस का साइन है वो बड़ा वाला है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 डिवाइड बाय -8 / 6। 8 और 6 किसके टेबल से डिवाइड हो सकते हैं 2 के टेबल से, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यानी -4/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है x/3 + 1 इक्वल टू 7/15। अब ये प्लस का 1 है और ये x/3 है, ये प्लस का 1 वहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो x/3 7/15 माइनस का 1, x/3 इसको हम माइनस कर रहे होंगे क्योंकि आपको पता है ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसके नीचे भी हम 1 लगा कर सकते हैं। तो 1/1 का इसको इस प्रकार से एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, और 1 का एलसीएम 15 हो जाएगा, और 15 के टेबल में 15 1 टाइम पे आता है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 1 माइनस 1 के टेबल में 15 टाइम पे आता है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 15 × 1, तो x/3 7 1 जा 7 और 15 1 जा 15/15, x/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पर जो वैल्यू नीचे होगी वो 15 होगी। अब इस कंडीशन में क्या करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, जब भी सिचुएशन ऐसी वाली होती है तो उसमें सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो x 15 × x क्या हो जाएगा 15x, 8 3 कितना होता है 24। माइनस की वैल्यू को लगाना मत भूलिएगा अगर माइनस की वैल्यू है तो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 24 डिवाइड बाय 15। अब 24 और 15 किसके टेबल से डिवाइड हो सकते हैं तो 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। 3 8 जा -8, 3 5 जा 15, तो x वैल्यू क्या हो जाएगी -8/5। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स अब समाप्त हो जाते हैं। अब आपसे मिलते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 में। आपको ध्यान देना है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। जब तक आप इक्वेशन को अच्छी तरह सॉल्व करना नहीं सीखेंगे इस वाले एक्सरसाइज में, सेकंड वाली एक्सरसाइज में आप सही से सवालों को समझ नहीं पाएंगे, उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कोई डाउट रह गया हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए।